करते हैं जहाँ से हमने जो है उसको डिस्कंटिन्यू किया था। कल्चरल अप्रोच के ऊपर थे। हमने कल्चरल अप्रोच के अंदर देख लिया कि जो है ऑर्गेनाइजेशन की लोअर क्लास को जो है वो ये अडॉप्ट करती है। अच्छा सॉरी, मैंने आप लोगों से पहले ही पूछा, मेरी आवाज क्लियर है आप सब लोगों को? प्लीज मुझे चैट रूम के अंदर या चैट में सब अपनी कंफर्म कर दो कि मेरी आवाज क्लियर आ रही है। जल्दी से सारे के सारे मैसेज करके मुझे कंफर्म करो। अगर किसी को क्लियर नहीं आ रही है तो फिर मैं वॉइस दोबारा से चेक। ठीक है हमें, थैंक यू बेटा। नेक्स्ट, और जल्दी से सारे बताओ। ओके ठीक है जी। अच्छा ठीक है बेटा, थैंक यू इकरा, थैंक यू, बस ठीक है सही है, मेरी आवाज का मतलब क्लियर है। ओके, हमने जो है कल्चरल अप्रोच के अंदर जो है इसका माइक कौन है और अब्दुल हमीद का माइक है। अच्छा ओके, हमने कल्चरल अप्रोच के अंदर ये सारी की सारी चीजें देखी। अब हम आगे वन स्टेप आगे चलता है, कल्चरल अप्रोच के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। एडवांटेजेस जब हम कल्चरल अप्रोच की बात करते हैं तो ये होता है कि ज्यादा एंथुसियास्टिक इम्प्लीमेंटेशन है। एंथुसियास्टिक इम्प्लीमेंटेशन हम क्यों कहते हैं? वो हम इसलिए कहते हैं क्योंकि जाहिर सी बात है जब आपके टॉप से लेके बॉटम तक तमाम के तमाम लोग जब इसके अंदर इंक्लूड होंगे तो पीपल आर ऑफ दिस ओपिनियन, रिसर्चर्स इस बात को जो है वो थोड़ा सा अग्री करते हैं, साथ लेके चलते हैं कि जी चूंकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो आपके पास जो है वो उस पार्टिसिपेशन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं तो लोग जो है वो ज्यादा अच्छे से जो है वो पार्टिसिपेट करके ज्यादा अच्छे से जो है वो अपनी कंट्रीब्यूशन या अपना पार्ट जो है वो प्ले कर रहे होते हैं। ठीक है, लिमिटेशंस के लिहाज से बात करें तो लिमिटेशंस थोड़ी ज्यादा है। लिमिटेशंस क्यों ज्यादा है? क्योंकि वर्क सबसे पहली लिमिटेशन तो हमारी है कि हमारा वर्कर कभी तरह इंटेलिजेंट नहीं होता। और अगर वर्क फोर्स की बात करें तो एक जो लेबरर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं या एक 1 मिनट मुझे तो मैं आप लोगों का जो पिछला लेक्चर है उसको अपने पास कॉपी कर लूं ताकि आप लोगों के लिए साथ साथ सेशंस भी बनाता चला जाऊं, बिकॉज मुझे ये सेशंस भी देने होते हैं। एक मिनट रुको, ये है आपका लेक्चर 9, ये है आपका पार्ट 1। सारे की कॉपी से पेस्ट करें। Sorry. ओके सॉरी, मैं आपका जो है वो साथ साथ आप लोगों के लेक्चर्स की भी फाइल जो है वो प्रिपेयर कर रहा हूँ तो एक वक्त में तो मुझे वो भी साथ साथ जो है वो लेके चलना होता है। तो आपके पार्ट 1 की लेक्चर्स की फाइल भी कंप्लीट हो गई है। ओके जी, कल्चरल अप्रोच के अंदर जो है हम जो है वो मजीद फर्दर आगे कल्चरल अप्रोच के अंदर हम अब लिमिटेशंस की बात करें तो हमने पहली लिमिटेशन ये देखी कि जी मेरा जो वर्कर है या जो मेरी वर्कफोर्स है या मेरे जो लोग हैं जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन में लेबर क्लास के अंदर काम कर रहे हैं या जो मेरी लेबर ऑर्गेनाइजेशन में है या जो मेरे लोग मेरी ऑर्गेनाइजेशन में जो रूटीन के काम कर रहे हैं तो तमाम के तमाम लोग इतने ज्यादा एजुकेटेड नहीं है। दे आर नॉट दैट मच एजुकेटेड, दे आर नॉट बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड लोग नहीं है। यही या शायद हम ये भी उसको कह सकते हैं कि उनकी नॉलेज या उनकी कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में या उनकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो थोड़ी कम है। तो इन दैट केस मेरी ऑर्गेनाइजेशन के चूंकि लोग इतने ज्यादा इन्फॉर्म भी नहीं है तो इसलिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है कि मैं अपने लोगों को ये चीज समझाऊं या उनको ये चीज बता सकूं कि जी मैं करना क्या चाह रहा हूँ, ये मेरी स्ट्रेटेजी है। उनका मतलब तो अपने काम करने से या वो अपने काम को ज्यादा प्रेफर करते, उसके लिए शायद उन लोगों के लिए समझना थोड़ा मुश्किल है। दूसरी बात ये
समझाने के लिए बहुत ज्यादा टाइम चाहिए उनको। अगर मैं उनको अप्रोच समझाऊं कि जी पॉलिसी क्या है, स्ट्रेटजी क्या है, किस तरीके से बनती है, क्या करना चाहते हैं हम, क्या हमारे गोल्स हैं, क्या हमारे एक्टिव गोल्स हैं, तो हमारे लिए थोड़ा मुश्किल होता है, उनको समझाना हमारे लिए थोड़ा इशू होगा। ये एक बात है। दूसरी बात ये मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बात है वो ये कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन की जो आइडेंटिटी है या आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन का जो वर्किंग प्रोसेस है उसमें हिकअप्स आ सकते हैं। हिकअप्स आने का मतलब ये आपको समझाने में इतना टाइम लग जाएगा जी, बाकी चीजों में आप टाइम नहीं बच सकते। उसके बाद ये आपके हो सकता है कि जो आपकी जो कल्चरल क्लास है, आपकी जो वर्क क्लास है, जो शायद उनको वो जो चेंज जो आप लाना चाह रहे हो उतना पसंद ना। मिसाल के तौर पर अगर मैं ये कहूँ कि जी एक ऑर्गेनाइजेशन में वर्किंग कॉन्टेक्स्ट लेकर आ रहे हो, नॉर्मली जो वर्कर्स होते हैं वो 8 घंटे के लिए काम करते हैं, ठीक है। मैं ऑर्गेनाइजेशन में ले रहा हूँ नहीं जी 8 घंटे के लिए काम नहीं करना, तो 9 या 10 घंटे के लिए काम करना। तो दिस इज समथिंग जिसको वो बेशक उसकी फिलॉसफी या बेशक उसके पीछे से मेथोडोलॉजी या बेशक उसके पीछे से वजूहात कुछ भी हो, विल नॉट कंसिडर दैट। ये विल से जी ये जो हमारा वर्किंग आज है वो बढ़ा रहे और ये जो है वो हमारे लिए जो वो हमारे खिलाफ जो वो चल रहे हैं। इस तरह के सवाल इस तरह की सिचुएशन या सर्कमस्टांसेस जो है बन सकती है, तो इसीलिए जो है वो एक इशू जो है वो क्रिएट हो सकता है। अगर आगे चलते हैं और अब हम आ जाते हैं टाइप ऑफ स्ट्रेटजीज के ऊपर। अभी तक तो हमने अप्रोचेस की बात की थी, कौन कौन सी अप्रोच किस तरीके से लेके चल रहे होंगे। अब हम बात करते हैं स्ट्रेटजीज की। स्ट्रेटजीज कितनी तरह की होती है, ये कौन कौन सी स्ट्रेटजी जो है वो हम यूज करते हैं और किस तरीके से यूज हो रही है। लाइक जी सबसे पहली स्ट्रेटजी हमारे पास वो ग्लोबलाइजेशन की स्ट्रेटजी। अब ग्लोबलाइजेशन की स्ट्रेटजी क्या कहती है? ग्लोबलाइजेशन की स्ट्रेटजी ये कहती है कि पूरी दुनिया के जो बेस्ट एक्सेप्टेड, जो बेस्ट एडॉप्टेड, जो बेस्टली इम्प्लीमेंटेड या मोस्ट एफिशिएंट स्टैंडर्ड्स हैं प्रोडक्ट के अंदर, उसकी एडवर्टाइजिंग के अंदर, उसकी मार्केटिंग के अंदर, उसकी सेल्स के अंदर, उसकी डेवलपमेंट के अंदर, वो तमाम के तमाम आप स्टैंडर्ड्स अडॉप्ट करें और इस तरीके से अडॉप्ट करें कि वो अडॉप्ट होने के बाद आप अपने पास इम्प्लीमेंट कर सकें। तो वो स्ट्रेटजी आप बेसिकली ग्लोबलाइजेशन की स्ट्रेटजी में देखते क्या? आप ग्लोबलाइजेशन की स्ट्रेटजी में आप सिंपल ये देखते हो कि आपने दुनिया की बेहतरीन स्ट्रेटजी उठाई। बेहतरीन स्ट्रेटजी से मुराद वो स्ट्रेटजीज जो कि आपकी दुनिया में कहीं ना कहीं किसी ना किसी सर्कमस्टांसेस पे, किसी ना किसी स्टेज में, किसी ना किसी जगह पे इम्प्लीमेंट हुई है और इम्प्लीमेंट होने के बाद उन स्ट्रेटजीज ने रिक्वायर्ड रिजल्ट प्रोड्यूस किया। तो आप क्या करते हो, आप उन स्ट्रेटजीज को उठाते हो, उन स्ट्रेटजीज को उठा के एज इट इज अपने पास अडॉप्ट कर लेते हो। तो एक तो टाइप ऑफ स्ट्रेटजी आपके पास मतलब आपको फिर कुछ नहीं करना, आपको सीधा सीधा अडॉप्ट करना है। दूसरी स्ट्रेटजी जो है वो मल्टी डोमेस्टिक स्ट्रेटजी है। अब मल्टी डोमेस्टिक स्ट्रेटजी के अंदर आप क्या करते हैं? मल्टी डोमेस्टिक स्ट्रेटजी में आप बड़े सिंपल काम करते हो और वो ये होता है कि यू अडॉप्ट मतलब ग्लोबलाइजेशन स्ट्रेटजी की तरह आप स्ट्रेटजी उठाते हो। कौन सी स्ट्रेटजी उठाते हो? जो कि दुनिया में कहीं भी किसी भी जगह के ऊपर इम्प्लीमेंट हुई और इम्प्लीमेंट होकर उसने डिजायर्ड रिजल्ट प्रोड्यूस कर दिया। आप वो स्ट्रेटजी उठाते हो, उठा के अपने पास लेकर आते हो, लेकिन स्ट्रेटजी की तरह उसको एज इट इज इम्प्लीमेंट नहीं करते, बल्कि आप उसको टेलर मेड बनाते हो, उसको एडजस्ट करते हो अपनी के मुताबिक, अपने ओन सिनेरियो के मुताबिक, अपने ओन सर्कमस्टांसेस के मुताबिक, और उसको अडॉप्ट करने के बाद या उसको कहते हैं कस्टमाइज करने के बाद आप उसे इम्प्लीमेंट कर देते हो। मिसाल के तौर पे हम अगर ये बात करें कि हमने पंक्चुअलिटी की बात करनी है, बस एक पंक्चुअलिटी के या पंक्चुअल होने की हमने स्ट्रेटजी जो है वो डेवलप करनी है। अब जब हम पंक्चुअल होने की स्ट्रेटजी डेवलप करने की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हमारे सारे के सारे लोग पंक्चुअल होने चाहिए, ठीक है। अब जापान में एक पॉलिसी इंप्लीमेंट हुई जिसको उन्होंने ये कहा कि जी सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक लोग पंक्चुअल थे, ठीक है। बट हम उस पॉलिसी को पाकिस्तान में इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। क्यों नहीं इंप्लीमेंट कर सकते? क्योंकि हमारे पास दूसरे इश्यूज बहुत ज्यादा हैं। दूसरे इश्यूज से मुराद ये, आप बड़ी एक छोटी सी मिसाल ले लें, आप जापान की रोड्स उठा के देखें और आप पाकिस्तान की रोड्स उठा के देखें। आप जापान के रोड्स के रूल्स उठा के देखें, पाकिस्तान के रोड के रूल्स उठा के देखें। तीसरी बात, आप जापान के वर्क लाइफ स्टाइल को उठा के देखें और अपना लाइफ स्टाइल उठा के देखें। तो ये चीजें जब हम सारी की सारी मैच करते हैं तो हमें बड़ा क्लियर ये रियलाइज होता है कि नहीं जी,
हम किसी भी तरीके से उस पर्टिकुलर पॉलिसी को अपने हाथ से अडॉप्ट नहीं कर सकते। हम उसको कैसे अडॉप्ट करेंगे? हम उसको टेलर मेड करेंगे। अब टेलर मेड से क्या मुराद है? टेलर मेड का मतलब ये हुआ, मैंने ये कहा कि जी पॉलिसी वही थी, मैंने उसको ये कहा कि जी हाँ हम इस पॉलिसी को ऐसे इम्प्लीमेंट कर लेते कि 9 बजे का मतलब ये है कि 9 बजे से लेके 9:20 तक 9:20 9:30 तक आप अगर मेरी ऑर्गेनाइजेशन में एंटर हो जाते हैं तो आई विल ट्रीट यू एज कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में 9 बजे, ठीक है। इसी तरीके से वापसी की बात कर लेंगे। वापसी में अब पाकिस्तान के यहाँ से बात करें तो यहाँ पे तो लोग जब घर वापस जाने लगते हैं ऑर्गेनाइजेशन से या इंडस्ट्री से, तो उनमें सबसे बड़ी टेंशन ये होती है कि रोड के ऊपर जितना ट्रैफिक मिलेगा उसमें आपके 2.5-3 घंटे तो रोड के ऊपर जाया हो जाएंगे, जो कि बिल्कुल सही बात है। दूसरी बात ये कि शाम हो जाती है जब यहाँ पे, जब रात हो जाती है तो लोग ड्राइव करने के अंदर एक प्रॉब्लम होता है, क्योंकि हमारे पास तो लोग जहाँ से भी चाहे गाड़ी या बाइक के साथ जो है इधर होता है, तो ये एक मसला है। अब वहां पे तो चूंकि 5 बजे का मतलब 5 बजे है, तो हम उसको अपने अपने कल्चर या अपने नॉर्म के साथ ही कह सकते हैं जी 5 बजे, 5:30 बजे की जगह पे, 5 बजे की जगह पे 4:50 पे आपकी छुट्टी होती है, 10 मिनट पहले छुट्टी। अगर आप 10 मिनट पहले ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपका टाइम वही 5 बजे तक, ठीक है। तो बेसिकली किया क्या, मैंने एक्चुअल स्ट्रैटेजी उठाई जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड, जापान के अंदर एस्टैब्लिश, ये जापान के अंदर सक्सेसफुल स्ट्रैटेजी की मैंने वो उठाई, उस स्ट्रैटेजी को उठा के अपने लिहाज से कस्टमाइज कर लिया, ठीक है। इसके बाद तीसरी तरह की स्ट्रैटेजी है, तीसरी तरह का जो स्ट्रैटेजी की टाइप है वो आपके पास है ट्रांजिशनल स्ट्रैटेजी। ट्रांजिशनल स्ट्रैटेजी क्या है? ट्रांजिशनल स्ट्रैटेजी ये है कि हम मल्टी को, यानी मल्टी डोमेस्टिक स्ट्रैटेजी को और ग्लोबलाइजेशन स्ट्रैटेजी को मर्ज कर लेते हैं और मर्ज करके ट्रांजिशन स्ट्रैटेजी के अंदर अडॉप्ट करते हैं। किस तरीके से? पहले हम ट्रांजिशन स्ट्रैटेजी में ये करते हैं कि हम ये देख लेते हैं कि ग्लोबली तमाम के तमाम जितने ऑपरेशन है, तमाम के तमाम जितनी इंडस्ट्रीज है, तमाम के तमाम जितनी भी स्ट्रैटेजी से रिलेटेड इंडस्ट्री के अंदर अडॉप्ट हुई, उन तमाम में सबसे ज्यादा सक्सेसफुल कौन सी है? ग्लोबलाइजेशन और ट्रांजिशन में थोड़ा सा फर्क है, और वो ये फर्क है कि जब मैं ग्लोबलाइजेशन की बात करता हूँ तो मैं कहता हूँ कि जी जो इंडस्ट्री या जिस स्ट्रैटेजी ने या जिस इंडस्ट्री ने जो सक्सेसफुल हुई, या जो कहीं पे किसी भी जगह पे भी उसने कहा कि हाँ जी मैं सक्सेसफुल हूँ या ये पर्टिकुलर मेथोडोलॉजी जो है वो सक्सेसफुल है, हम उसको अडॉप्ट कर लिया। ट्रांजिशनल में ऐसा नहीं है। ट्रांजिशनल में हम कंपेयर करते हैं, 5 स्ट्रैटेजीज हमने ग्लोबल उठाई जो कि कामयाब थी, लेकिन 5 में से हमने वो स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की, वो स्ट्रैटेजी उठाई, वो स्ट्रैटेजी ली जो स्ट्रैटेजी हमें लगता है या हमें जिसके बारे में पता है कि जी ये स्ट्रैटेजी जो है वो सबसे करीब या सबसे नियर बाय है मेरी इंडस्ट्री के अंदर। या एक बेटा किसका माइक खुला हुआ है? ओके, अंसा का माइक खुला है। ओके, यानी कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजी है जो कि सबसे करीब करीब मेरी ऑर्गेनाइजेशन के सबसे करीब करीब जो है वो ये जो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल थी मेरे पास, ठीक है। तो ट्रांजिशन, पहला ग्लोबलाइजेशन और ट्रांजिशन में क्या डिफरेंस आया? सबसे पहला डिफरेंस तो ये आया कि जी दोनों के अंदर जो है वो एक क्लियर डिमार्केशन हो गई मेरे पास कि सबसे पहले तो ये मैंने कह दिया कि जी ग्लोबलाइजेशन में मैं लेता हूँ वो स्ट्रैटेजी जो कि सक्सेसफुल है, ट्रांजिशन में मैं वो स्ट्रैटेजी लेता हूँ जो कि नियर बाय मेरी सक्सेस का रेट जिसका सबसे ज्यादा है। पहली बात। दूसरी बात, जब मैं ग्लोबलाइजेशन से एक पॉलिसी अडॉप्ट कर लेता हूँ, उस पॉलिसी को ट्रेंचेस में या उस पॉलिसी को हिस्सों में ब्रेक करके, पार्ट्स में ब्रेक करके अपने पास इंप्लीमेंट करता हूँ, और उस पार्ट में ब्रेक करने की वजह यह है ताकि मेरी मल्टी डोमेस्टिक जो स्ट्रेटेजी का कॉन्सेप्ट है वो मेरे पास अडॉप्ट हो सके। किस तरीके से? पहले मैंने इनिशियली ये बात कही कि जी मैं अंशुअलिटी की जो पॉलिसी लेकर आ रहा हूँ वो इस तरीके से लाऊंगा। पहले मैंने वो पॉलिसी इम्प्लीमेंट कराई पहले फेज में, जो स्टेज 1 में अपने तमाम के तमाम मैनेजर्स के ऊपर, जो मेरे एग्जीक्यूटिव है, जो मेरी टॉप लेवल है, और उसके बाद मैं उसको सेकंड स्टेज में अडॉप्ट करवाऊंगा अपने बाकी तमाम के तमाम ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिसर से, और स्टेज 3 में मैं उसको इम्प्लीमेंट करवाऊंगा तमाम के तमाम अपने वर्कर्स से। तो इस तरीके से जो ट्रेंचेस में या पीरियड्स के अंदर जो चलती है उसको हम ट्रांजिशनल स्ट्रेटेजी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद हम मजीद फर्दर आगे चलते हैं और आगे चल के हम देखते हैं तो इसके बाद हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक या ई बिजनेस स्ट्रेटेजीज आ जाती है।
ये तमाम की तमाम जितनी स्ट्रेटेजीज की हम बात कर रहे हैं तो हमारे पास नॉर्मल स्ट्रेटेजी, नॉर्मल वर्क कर रहे थे। ई स्ट्रेटेजी का मतलब इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस स्ट्रेटेजी है, लाइक इंटरनेट बिजनेस स्ट्रेटेजी। अब ई बिजनेस स्ट्रेटेजी का सबसे पहला तो हम ये देखते हैं कि उसका फोकस क्या होता है। उसका फोकस किस लोगों पर होता है? आपकी पिछली, यानी ये ग्लोबल स्ट्रेटेजी है या मल्टी डोमेस्टिक स्ट्रेटेजी, ट्रांजिशनल स्ट्रेटेजी, इसका फोकस होता है आपकी फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन के साथ। ई बिजनेस स्ट्रेटेजी का फोकस होता है अपनी आपकी ऑर्गेनाइजेशन, आपके बिजनेस के साथ के अंदर जो इंटरनेट यूज हो रहा है उसको, मतलब ई बिजनेस में आप फोकस करते हो इंटरनेट के ऊपर, ई इलेक्ट्रॉनिक बिजनेसेस की, ठीक है। अब सबसे पहली जो ई बिजनेस स्ट्रेटेजी आप यूज करते हो, जो आपको समझने की जरूरत है, वो बी टू बी स्ट्रेटेजी है। बी टू बी स्ट्रेटेजी का, बी टू बी स्ट्रेटेजी कह लो या बिजनेस टू बिजनेस स्ट्रेटेजी कह लो, यूज आईटी एंड वेब पोर्टल टू वर्टिकली लिंक ऑर्गेनाइजेशन विद मेंबर और सप्लाई चेन। वर्टिकली का मतलब ये है सीधा, मतलब 1 2 3 4 5 जिस तरीके से हम लिखते हैं ना, या एक्सेल के कॉलम्स होते हैं जिस तरीके से, उसको हम कहते हैं कि ये वर्टिकल स्ट्रेटेजी है। और वर्टिकल स्ट्रेटेजी के अंदर आप करते क्या है, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स को या अपनी ऑर्गेनाइजेशन को लिंक कर रहे होते हो अपने सप्लाई चेन के मेंबर्स के साथ, यानी एक बिजनेस दूसरे बिजनेस के साथ लिंक कर रहा होता है। अब बिजनेस, वो बिजनेस आपसे नीचे भी हो सकता है, वो बिजनेस आपसे ऊपर भी हो सकता है, वो बिजनेस आपके पैरेलल भी हो सकता है, क्योंकि चूंकि दोनों बिजनेस होते हैं और जो आपका मीडियम ऑफ कनेक्शन है वो वेब पोर्टल आईटी है, तो इसलिए इट बिकम्स योर ई बिजनेस बी टू बी स्ट्रेटेजी। फिर इसके बाद दूसरी स्ट्रेटेजी आपके पास बी टू सी स्ट्रेटेजी है। ये स्ट्रेटेजी बड़ी कॉमन स्ट्रेटेजी है जो कि आजकल आपको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस भी कर रहे हो, बहुत ज्यादा आप देख भी रहे हो, लाइक जिस तरीके से दराज है, दराज आपका जो है वो स्पेसिफिकली बी टू सी तो डील नहीं करता, वो बी टू बी भी करता है, लेकिन हम उसे बी टू सी की एग्जांपल में लेंगे। क्यों? क्योंकि आप में से हर एक के मोबाइल के अंदर दराज की एप्लीकेशन मौजूद होगी, आप में से हर एक के मोबाइल के अंदर फूड पांडा की एप्लीकेशन मौजूद होगी, आप में से हर एक के मोबाइल के अंदर बाइकिया की एप्लीकेशन मौजूद होगी, आप में से हर एक के मोबाइल के अंदर उबर की एप्लीकेशन मौजूद होगी, आप में से हर एक के मोबाइल के अंदर करीम की एप्लीकेशन मौजूद होगी। तो ये क्या है, सारे के सारे ये सब बी टू सी है कि ये आईटी को, वेब पोर्टल को यूज करते हैं जिसके थ्रू ऑर्गेनाइजेशन लिंक कर रही होती है अपने तमाम के तमाम कस्टमर्स या तमाम के तमाम कंज्यूमर्स से, ठीक है। इसके बाद हम आगे आते हैं और आगे आके देखते हैं कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या चीज है। हमने स्ट्रेटेजी पढ़ ली, हमने ग्लोबलाइजेशन की स्ट्रेटेजी भी देख ली, हमने जो है वो ट्रांजिशनल स्ट्रेटेजी भी देख ली, हमने मल्टी डायमेंशनल स्ट्रेटेजी भी देख ली, हमने बी टू बी को भी देख लिया, ई बिजनेस के अंदर हमने बी टू बी भी देख लिया, हमने बी टू सी भी देख लिया। अब हम ये देखते हैं कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का क्या रोल है स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन में। तो जो सबसे पहली बात हमने की, जो हमने पहले भी बात डिस्कस की थी, जो हमने पहले भी बात कही थी, वो ये थी कि जो आपकी स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन है वो आपके विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव से डील है। सबसे पहले ये जो ड्राइव की जाती है, सबसे पहले यू डिफाइन योर विजन, योर मिशन, योर ऑब्जेक्टिव। एमबीए में, बीबीए में, एमकॉम में एडमिशन लेने का कोई ना कोई रीजन, कोई ना कोई विजन, कोई ना कोई मिशन या कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि बगैर किसी विजन के, बगैर किसी मिशन के, बगैर किसी ऑब्जेक्टिव के आप लोगों ने एडमिशन ले लिया। देयर मस्ट बी सम रीजन। हाँ, कुछ लोगों के लिए या कुछ लोगों को वो रीजन पहले पता होता है, कुछ लोग उस रीजन को बाद में आइडेंटिफाई करते हैं, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन पर्सपेक्टिव के लिहाज से वी नीड टू डिफाइन दैट विजन, दैट मिशन बिफोर, क्योंकि उस विजन और मिशन को डिफाइन करने के बाद ही हम स्ट्रेटेजी को डेवलप या स्ट्रेटेजी को फॉर्मुलेट करते हैं। इसके बाद हम स्वॉट एनालिसिस करते हैं। स्वॉट एनालिसिस का मतलब ये है कि वी आइडेंटिफाई द स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। स्ट्रेंथ वीकनेस हमारे पास जो है वो इंटरनल होती है, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स जो है हमारे पास एक्सटर्नल होती है। तो ये हमारे पास स्वॉट पे आता है। फिर इसके बाद हम पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल को इंस्टॉल करते हैं कि पोर्टर के जो 5 फोर्सेस का जो मॉडल है वो आपकी इंडस्ट्री की अट्रैक्टिवनेस को डिटरमिन करता है या आपकी इंडस्ट्री की अट्रैक्टिवनेस को डिफाइन करता है कि जी आपकी इंडस्ट्री अट्रैक्टिव है भी सही या नहीं है, और अगर नहीं है तो उसको किस तरीके से अट्रैक्टिव बनाया जा सकता है। पोर्टफोलियो प्लानिंग जो है वो आपकी ये चीज बताती है कि जो आप स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हो वो मल्टीपल बिजनेस और मल्टीपल प्रोडक्ट्स को किस तरीके से इम्पैक्ट करेगा। लाइक पोर्टफोलियो आपका एक पूरा के पूरा है, आपकी स्ट्रेटेजी आप यूज कर रहे हो
अब पोर्टफोलियो प्लानिंग आपको बहुत क्लियरली ये चीज बताती है कि हाँ जी ये स्ट्रेटेजी जो है वो आपकी यूज होगी, तो ये स्ट्रेटेजी जो है वो आपकी वर्कआउट करेगी, जो कि अक्रॉस द बिजनेस या अक्रॉस द प्रोडक्ट जो है वो यूज की जा सकती है, और ये स्ट्रेटेजी बाकी बिजनेस के ऊपर आपकी किस तरीके से इम्पैक्ट करेगी। स्ट्रेटेजिक लीडरशिप की बात करें तो लीडरशिप आपकी जो टॉप ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट होती है उसके बारे में हम बात करते हैं। उसकी एक्टिविटी या वो जो अगर आपकी स्ट्रेटेजिक लीडरशिप है तो वो आपकी सिंपली आपकी स्ट्रेटेजी को इफेक्टिवनेस एफिशिएंट बनाने के लिए हेल्पफुल और कंट्रीब्यूटिव हो सकती है। ठीक है, इसके बाद हम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के लिहाज से हमने जो सारे के सारे पॉइंट्स लिए उस पॉइंट्स को डिफाइन भी कर लेते हैं कि उन सबका मतलब क्या है या उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है। लाइक स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के लिहाज से बात करें तो सबसे पहले तो ये कि प्रोसेस है ये इम्प्लीमेंटेशन का, मुख्तलिफ तरह की स्ट्रेटेजी आपकी जो स्ट्रेटेजीज जो आपने इम्प्लीमेंट किए, चाहे वो ग्लोबल पे है चाहे वो ई बिजनेस पर है, उसको आप किस तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे, फ्रेंचेस में करेंगे, ग्लोबलाइजेशन के ऊपर करेंगे या मल्टी डायमेंशनल के ऊपर करेंगे, B2B पे करेंगे, B2C पे करेंगे, या कॉम्बिनेशन भी यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम तो एक ही स्ट्रेटेजी यूज करेंगे, हम मल्टीपल स्ट्रेटेजीज को भी एक वक्त में एक बिजनेस के ऊपर यूज कर सकते हैं। उसके बाद फॉर्मुलेट किस तरीके से करते हैं, स्ट्रेटेजी बनाएंगे किस तरीके से। पहले आपने विजन मिशन देख लिया, विजन मिशन को देखने के बाद आपने ये बताया कि जी पॉलिसी बनाओगे किस तरीके से, देन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट आप कैसे करोगे। इम्प्लीमेंट करने का मतलब ये है कि यू हैव टू डिफाइन दिस थिंग जी पॉलिसी में क्या क्या चीजें आएंगी, लाइक पॉलिसी में किस किस तरीके से जो है वो चीजें जो है वो इम्प्लीमेंट हो रही होंगी। इम्प्लीमेंट होने का मतलब ये कि पॉलिसी जो है वो किस तरीके से चलेगी, या पॉलिसी में किस तरीके से जो है वो काम होगा, या पॉलिसी में किस तरीके से जो है आप यूज करोगे। लाइक एक साथ पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन में पॉलिसी इंप्लीमेंट कर दोगे, ट्रेंचेस में पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करोगे, पार्शियल पॉलिसी इंप्लीमेंट करोगे, या पॉलिसी इंप्लीमेंट करके टेस्ट करोगे, फिर उसके बाद उसको मजीद फर्दर आगे लेके जाओगे। दिस इज टोटली डिपेंडिंग ऑन यू कि आप किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करते हो। इसके बाद ये आपके पास जो दो एरियाज आ जाते हैं, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन और पॉलिसी फॉर्मुलेशन, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन के। जस्ट रिव्यू इट, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है, इसमें सिर्फ पॉइंट्स हैं। जस्ट रिव्यू इट कि हमने जो है वो किसके अंदर क्या क्या चीजें जो है इंक्लूड करनी होती है। अब फिर उसके बाद हम मजीद फर्दर आगे बात कर देंगे। 1 मिनट इसको रिव्यू कर लो, फिर हम आगे जो है वो मजीद फर्दर आगे देखते हैं। ओके, अब हम मजीद फर्दर आगे चलते हैं और मजीद फर्दर आगे चल के जो है वो चीज़ों को मजीद फर्दर आगे रिव्यू करते हैं और देखते हैं कि आगे हमारे पास क्या चीज़ें हैं। आई हैव गॉट वन क्वेश्चन। प्रभात, हाँ प्रभात क्या हुआ? प्रभात कुछ पूछना चाह रहे हो बेटा? ओके, हम मजीद फर्दर आगे चलते हैं और अब हम ये देखते हैं कि हमारे पास स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन के लिहाज से जो हम बात कर रहे थे, या जो हम स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट करने की बात कर रहे थे, तो कौन कौन से किस तरीके से हम स्ट्रेटजी को जो है वो लेके चलते हैं, किस तरीके से फॉर्मुलेशन की हम बात कर रहे थे। मिशन स्टेटमेंट हम बहुत डिटेल में पहले पढ़ चुके हैं कि ऑर्गेनाइजेशन की एग्जिस्टेंस क्या है, ऑर्गेनाइजेशन किस वजह से बने, ऑर्गेनाइजेशन में क्या अपने आप को देखना है, दैट इज व्हाट वी कॉल मिशन स्टेटमेंट। ऑपरेटिंग ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं। ऑपरेटिंग ऑब्जेक्टिव्स का मतलब ये कि आपके डेली डे टू डे अफेयर्स के अंदर, डे टू डे वर्किंग के अंदर आपके जो है बेटा डोंट यूज मार्कर्स। ये आप लोगों में से जिसने भी मार्कर यूज किया प्लीज दोबारा इसको यूज मत करो। ओके, ऑपरेटिंग ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं कि ऑपरेटिंग ऑब्जेक्टिव्स के अंदर क्या चीजें इंक्लूड होती है, लाइक
कौन से आपके कॉमन ऑपरेटिंग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, कौन से आपके ऑपरेटिंग इंटरेस्ट होते हैं, कौन से आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होती हैं, जिस वजह से जो जिन ऑब्जेक्टिव्स की वजह से जो है वो आप बिजनेस को करते हैं। क्योंकि आपके बिजनेस के दो तीन ऑब्जेक्टिव्स, दो तीन तरह के चल होते हैं, ऑपरेशन ऑब्जेक्टिव अलग चल होते हैं, फाइनेंसिंग ऑब्जेक्टिव अलग चल होते हैं, इन्वेस्टिंग ऑब्जेक्टिव अलग चल होते हैं। तो सबसे पहले ऑपरेटिंग ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं। ऑपरेटिंग ऑब्जेक्टिव्स के अंदर कॉमनली यूज्ड ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से होते हैं आपके? प्रॉफिटेबिलिटी होती है, मार्केट शेयर होता है। प्रॉफिटेबिलिटी का मतलब ये कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट आप कमाने की बात करते हो, ज्यादा से ज्यादा मार्केट शेयर आप एक्वायर करने की बात करते हो। हाई क्वालिटी वर्कफोर्स की बात करते हो कि जो वर्कफोर्स है वो आपकी डेवलप्ड हो, वो वर्कफोर्स आपकी ट्रेन हो, वो वर्कफोर्स आपकी ज्यादा से ज्यादा इफेक्टिव और एफिशिएंसी के साथ काम करना जानती हो। कॉस्ट एफिशिएंसी की बात है कि जो प्रोसेसेस आप बना रहे हो, जो प्रोसेस आप चला रहे हो, जो भी प्रोसेस आप कैरी आउट कर रहे हो, तमाम के तमाम कॉस्ट एफिशिएंट हो। प्रोडक्ट एंड सर्विस क्वालिटी की बात है कि क्वालिटी जो है वो आपकी डिजायर्ड जो स्टैंडर्ड्स के मुताबिक है, उस स्टैंडर्ड के मुताबिक क्वालिटी हो। इनोवेटिव में से ये इनोवेशन है कि ज्यादा से ज्यादा आप इनोवेटिव जो है या इनोवेशन को जो है वो यूज कर रहे हो, तो कि आपका जो नई नई मैथडोलॉजीज या नई नई जो चीजें मार्केट के अंदर अडॉप्ट हो रही होती हैं, मार्केट के अंदर जो एक्सेप्ट हो रही होती हैं, जो मार्केट में आ रही होती है, वी शुड बी एबल टू एब्जॉर्ब दैट। उसके बाद सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है कि बीइंग अ मेंबर ऑफ द सोसाइटी आप सोशली रिस्पॉन्सिबल भी हो। ओके, इसके बाद हम मजीद फर्दर आगे देखते हैं। तो ये हमारे पास स्वॉट की फॉर्मुलेशन है। स्वॉट के अंदर हम कोर कॉम्पिटेंसीज देख रहे होते हैं। इंटरनल असेसमेंट और एक्सटर्नल असेसमेंट की बात है, हम पहले भी रिव्यू कर चुके हैं कि इंटरनल असेसमेंट और एक्सटर्नल असेसमेंट का क्या मतलब है, क्या मीनिंग है उसमें। एक दफा इसको जल्दी से रिव्यू कर लो, इसमें इसके कुछ क्वेश्चंस हैं वो भी देख लो, तो फिर मूव फॉरवर्ड और फिर उसके बाद हम आगे देखेंगे इसको। ओके, आगे आ जाओ। ये आपके पास पोर्टर के 5 लेयर मॉडल है, जिस मॉडल के अंदर जो है वो आप काम कर रहे होते हो, या बेसिकली जो आपके प्रोडक्ट कितना फेवरेट है या कितना आपका प्रोडक्ट एक्सेप्टेबल है, ये बेसिकली आपका पोर्टर्स की 5 पॉलिसी जो है वो बताती है। सबसे पहली चीज है आपकी न्यू एंट्रेंट, नए एंट्रेंट्स कौन से हैं, ये जो नए एंट्रेंट एंटर होंगे उनके लिए क्या थ्रेट्स हैं, क्या जो है नए कंपेटिटर्स के लिए जो है एंटर होने में कौन कौन से बैरियर्स इन्वॉल्व हैं। फिर उसके बाद कस्टमर्स की बात है कि बाइंग पावर या बार्गेनिंग पावर जो है कस्टमर्स की कितनी है या बायर्स की कितनी है। सप्लायर्स के लिहाज से बात होती है कि सप्लायर्स की बार्गेनिंग पावर कितनी है, सब्सिट्यूट प्रोडक्ट का कितना थ्रेट है। उसके बाद ये सारी चीजें मिला के आपकी जो इंडस्ट्रियल राइवलरी या कंपटीशन क्रिएट होता है, या इंडस्ट्रियल राइवलरी और कंपटीशन के अंदर इस कॉन्सेप्ट को लिया जाता है। ओके, इसके बाद मजीद फर्दर आगे हम आते हैं और मजीद फर्दर आगे हम आके बात करते हैं। तो ये हमारे पास पोर्टल की जो है कंपैरेटिव स्ट्रेटजीज की बात है, वो उसके अंदर जो है डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी होती है, फोकस डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी होती है, कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी होती है, फोकस्ड कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी होती है। ये हमारे पास हमारी लीडरशिप स्ट्रेटजी का बेसिक चार्ट है। पहले इस चार्ट को हम देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम उसको जो है वहां से जो है फिर उसको देख लेते हैं कि वहां पे उसका क्या मतलब है। देखो, इसके अंदर दो एरियाज या दो डायमेंशन हम देख रहे होते हैं। एक हमारे पास मार्केट स्कोप होता है, दूसरा हमारे पास कंपैरेटिव एडवांटेज होता है। मार्केट स्कोप का मतलब ये होता है कि हम कितनी ज्यादा मार्केट को जो है वो कैप्चर कर रहे हैं, या तो वो नैरो है या वो ब्रॉड है, मतलब या तो कम हम मार्केट, हमारा मार्केट पोर्शन कम है या हमारा मार्केट पोर्शन ज्यादा है। इसी तरीके से सेकंड हम देखते हैं हमारा कंपैरेटिव एडवांटेज किस लिहाज से है। एक हमारा कंपैरेटिव एडवांटेज होता है लो प्राइस के लिहाज से कि हमारे पास कीमत कम है, और एक हमारे पास कंपेटिटिव एडवांटेज होता है यूनिक प्रोडक्ट के लिहाज से। कुछ प्रोडक्ट की प्राइस कम होती है और उसकी यूनिकनेस भी कम होती है, ठीक है, तो वो हमारे पास बिल्कुल लेफ्ट साइड पर आ जाते हैं। बट जैसे जैसे हम राइट साइड के ऊपर चलते चले जाएंगे यूनिक प्रोडक्ट की तरह, तो प्राइस, लो प्राइस का मतलब ये कंपैरेटिवली अपने कंपेटिटर के मुताबिक प्राइस तो कम होगी, लेकिन प्रोडक्ट यूनिक होता चला जाएगा, ठीक है। और फिर हम आगे जब यूनिक प्रोडक्ट के अंदर आ जाते हैं तो हम ये कहते हैं कि जी प्रोडक्ट यूनिक है, और उसकी प्राइस को फिर हम नहीं देख रहे होते, लो प्राइस की फिर हम बात नहीं कर रहे, फिर हम कहते हैं यूनिक प्रोडक्ट है। चूंकि यूनिक प्रोडक्ट है इसलिए प्राइस उसकी हाई होना लाजमी है। अब इसकी स्ट्रेटेजीज के लिहाज से बात करें तो जो नैरो और लो प्राइस की स्ट्रेटेजी होती है वो फोकस्ड लो कॉस्ट स्ट्रेटेजी कहलाती है। जो नैरो और यूनिक प्रोडक्ट की स्ट्रेटेजी है वो फोकस्ड डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी कहलाती है। जो ब्रॉड लो प्राइस की स्ट्रेटेजी है वो कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी कहलाती है। जो ब्रॉड यूनिक प्रोडक्ट की स्ट्रेटेजी है वो कहलाती है डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी। अब इसमें देखो आपको एग्जांपल्स भी दिए, लाइक नैरो और लो प्राइस की स्ट्रेटेजी आपकी नॉर्मल रेड चेरी पॉप है, ये कोल्ड ड्रिंक है जो कि लोकल इंडस्ट्री या लोकल मार्केट के अंदर बन रही होती है। बहुत छोटा सा इसका लोकल बिल्कुल छोटा सा स्कोप है, लाइक जिस तरीके से एक छोटा सा एरिया, कराची का भी एक छोटा सा एरिया, ठीक है। इसी तरीके से नैरो और यूनिक प्रोडक्ट के लिहाज से बात करें
तो आपके पास जिस तरीके से बेयर है, AW रूट बेयर के नाम से एक बेयर है, यूहू के नाम से एक है, ये यूनिक प्रोडक्ट्स हैं, बट ये नैरो मार्केट के अंदर है, ठीक है। इसी तरह ब्रॉड मार्केट और लो प्राइस के लिहाज से बात करें, के कोला के नाम से एक आई थी, ये कोल्ड ड्रिंक की है, बट इसकी प्राइस कम थी लेकिन लोकली मार्केट में हर जगह पे अवेलेबल थी। फिर ब्रॉड यूनिक प्रोडक्ट के अंदर आप आए तो आपकी कोक और पेप्सी है, ठीक है, और इनकी स्ट्रेटेजीज ये है। ओके, अब मैं यहाँ पे आपकी अटेंडेंस मार्क करूंगा और उसके बाद अटेंडेंस मार्क करके आई विल बी स्टार्टिंग योर थर्ड सेशन और फिर उसके बाद हम उसको कंक्लूड करेंगे। अटेंडेंस मैं सबकी ले लूं, मुझे कंफर्म कर देना किस किस की अटेंडेंस नहीं हुई है ताकि फिर मैं उसका नाम ऐड कर दूं। अब्दुल हमीद हो गया, अलमास सत्तार हो गया, हंसा नजीर हो गई, आसिया हो गई, बीबी निदा हो गई, फरीहा, इमरान, काशिफ, ये हो गए। उसके बाद जबार अली खान हो गया, ठीक है। जबार अली खान के बाद काशिफ अब्दुल गनी हो चुका है, काशिफ के बाद खुर्रम मुजाहिद, खुर्रम मुजाहिद हो गया। खुर्रम मुजाहिद के बाद कोमल रशीद, कोमल रशीद हो गई। कोमल रशीद के बाद माहीन हो गई, माहीन के बाद मोहब्बत शाहिद हो गई, मोहब्बत शाहिद के बाद मारिया सलीम हो गई, मारिया सलीम के बाद मुस्कान हो गई और मुस्कान के बाद जीशान हो गया। ओके जी, आपके अटेंडेंस मैंने मार्क कर दिए। कोई रह गया है तो मुझे बता दो और अगर कोई नहीं रहा तो बस मैं ये सेशन क्लोज करके नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करूंगा। तो बात का नेट इशू है थोड़ा सा। ओके बेटा, मैंने बात के अटेंडेंस, मैं बात के अटेंडेंस मार्क कर रहा हूँ, मौजूद थी और वो सडनली गायब हुई है, तो मैंने दोबारा के अटेंडेंस मार्क कर दिया वहाँ पे शायद बेटा, ठीक है। चलिए जी, मैं सेशन क्लोज कर रहा हूँ और उसके बाद मैं नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करूंगा, तो फिर हम इंशाल्लाह उसको एंड करेंगे। ओके, अलवाशा, अलवाशा बेटा आपका नाम नहीं आ रहे। अच्छा चलो, आप कह रहे हो तो आई थी ओके जी बेटा, ठीक है। अलवाशा का भी हो गया। आसिया मोहम्मद, नेट इशू आ रहा है। अच्छा ठीक है, कोई मसला नहीं है, मैंने अलवाशा की अटेंडेंस भी लगा दिया, ठीक है। चलिए जी, आई एम क्लोजिंग द सेशन, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन के अंदर मिलते हैं।